हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम बचे हुए कुछ पॉइंट जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब आप पोलैंडिस थ्योरम की बात करते हैं। अपोलोनियस, ये इसके एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक जो उसका मिड पॉइंट है और जो साइड है उनका एक रेशियो है, उनका एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताते हैं आपको। सपोज ये कोई आपकी थ्योरम है और ये इसका कोई मिड पॉइंट है। यहाँ पे ए बी सी और ये डी। अपोलोनिस थ्योरम के अंदर क्या कहता है कि जो इसका और इसका जो रिलेशन है वो इसका और इसके साथ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? देखिए, वो कहता है कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, यानी कि जो ये आपकी कंसर्न साइड है, जो ए से दोनों तरफ ये साइड निकलती है, इनका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो किसके बराबर होगा? डबल ऑफ ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट है। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आज हम इसका बस खाली ना रिजल्ट को ही याद रखेंगे, क्योंकि जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको अगर देखेंगे तो वहां पर रिजल्ट को ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर होगी ये बात? अगर वैसे थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अगर मैं इसको एज एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और यहाँ जो मिड पॉइंट है इसका, यहाँ मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर के फॉर्म में, यानी कि वाई एक्सिस को यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और ये जो अपोलोनियस थ्योरम जो पूछी है उसने किस में पूछी है? डिस्टेंस मोड में, डिस्टेंस फॉर्मूले से, फॉर्मेट में कह लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मेट में अगर हम इस अपोलोनियस थ्योरम को अगर यूज करना चाहेंगे तो इसका ये रिलेशन बनता है। अब यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है, इनका कोई अलग अलग पॉइंट दे रखा है। अलग अलग पॉइंट को आप ले सकते हैं। सपोज मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, इसको x3 y3 ले लिया। अब अगर हमें इसकी जो फॉर्मेशन है उसको देखना है तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको अलग अलग डिफाइन कर दूं। पहले क्या करूं? ए बी का निकालूंगा। ए बी क्या था? वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट। फिर उसके बाद किसकी? AC की, इसके साथ x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट। दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। उसके बाद वहां से जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, जो स्क्वायर मोड में लेंगे, इसका रूट लेने की बजाय, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिंपल, इसका एक खास इसका मजा है कि इसमें स्क्वायर दे रखा है, इसमें आपका रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ए बी की बात करें तो ए बी में एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर। और इसके अंदर क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये नंबर वन। इसी प्रकार से यहां से क्या आ जाएगा? x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया। फिर इसी प्रकार से AD, फिर BD स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके अब देखेंगे दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है या नहीं आती। वो बराबर आ जाएगी और आपकी ये प्रूव हो जाती है। ठीक है। तो ये आप रिजल्ट याद रखना। अपोलोनियस थ्योरम के अंदर क्या है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ट्रायंगल की, उनका स्क्वायर अगर मैं ऐड कर, स्क्वायर को ऐड कर देता हूं तो वो किसके ऊपर होगा? जो इसका ये बाइसेक्टर है, जो इसका मीडियन है, उस मीडियन का स्क्वायर प्लस सिंगल पार्ट का, चाहे तो ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, इसके स्क्वायर के डबल के बराबर होगा। क्योंकि ये साइड टू टाइम्स आई हुई है,
इस ट्रायंगल में भी और इसमें भी, और ये पार्ट दोनों इक्वल है तो इसलिए दो बार इसको हम ले सकते हैं, इसलिए इसका डबल कर दिया। गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं अगर हमें याद है तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी ट्रायंगल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं पहले बात करता हूं स्क्वायर की। स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये क्या है, फोर साइड बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो साइड है वो सारी इक्वल है, और इसमें क्या है, जो डायगोनल है वो भी इक्वल है लेंथ में, और दोनों क्या है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड इक्वल, डायगोनल आर इक्वल एंड देयर intersecting angle is also equal, that is of 90 डिग्री। और इसके अंदर हर एक जो एंगल है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, but their angles are not equal. We have a pair of two acute angle, two obtuse angle. Okay, it means a pair of obtuse and a pair of acute angles. तो इसलिए अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होंगे इसमें, रेक्टेंगल में, और रेक्टेंगल का ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसकी ये प्रॉपर्टी है। फिर हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या है, इस तरह की एक फिगर है जिसके अंदर सभी साइडें बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल क्या है, नॉट इक्वल, एक बड़ा एक छोटा होता है, ठीक है। और ये क्या है, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, इसकी ये प्रॉपर्टी है। चारों साइडें इक्वल है। अब इसके जो डायगोनल है वो छोटे बड़े हैं, लेकिन उनकी खासियत क्या है, वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, या यू कह लीजिए इसके अंदर 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या है, एक किस्म से रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल में इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, जो रेक्टेंगल में तो कॉर्नर जो एंगल है वो 90 के हैं, लेकिन इसमें क्या है, अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन वो अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है। डायगोनल इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, डायगोनल इक्वल नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम रेक्टेंगल को भी हम एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में तो बराबर है, लेकिन इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैच बॉक्स का जो नीचे का कवर है उसको आप अगर कॉर्नर से अगर उसको बहुत प्रेस करेंगे तो कुछ आपके सामने वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो फिगर है, कुछ ऐसे नजर आ सकती है। ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो डायगोनल है ये इस डायगोनल से छोटा है, यानी कि ये जो डायगोनल है ये बड़ा है। इसका मैं अगर नाम लिखूं तो जो AC डायगोनल है वो क्या है, BD से बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से ये हमारे कुछ फिगर्स हैं जिसका हमने आपको सारा का सारा जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया, यहां मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें बताने वाला हूं। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने एक प्रकार का, दो प्रकार का, यानी कि 1 2 टाइप का आपने पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं 4 टाइप से हम किसी भी
ट्रायंगल को डिफाइन कर सकते हैं एरिया की फॉर्म में। नंबर 1 उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये किस में हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हो सकता है, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन हम जो कॉमनली ये फार्मूला किसी भी एक ट्रायंगल को एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। आगे हम स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर। अब जो दूसरा है, ये तो था फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप, अगर एक ट्रायंगल ऐसी है जिसकी तीनों साइडें दे रखी हैं, ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें दे रखी हैं, उस केस में हम क्या करते हैं? हम हीरो फार्मूला यूज करते हैं, हीरोज फार्मूला। हीरोन फार्मूला में क्या होता है? पहले हम एस निकालते हैं, हीरोन्स फार्मूला। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। एक होता है पेरीमीटर, यहां हम एस को क्या लेंगे? सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर हो गया। तो यहां से एरिया क्या आएगा? एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड। इस फॉर्मूले से आप हीरो फॉर्मूला बनाकर इसको निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर वो साइड नहीं दे रखी है, अभी बाकी में तो ये साइड दे रखी थी, अगर अब बात करते हैं पॉइंट दे रखे हैं, तो उस पॉइंट को कैसे हम एरिया में कन्वर्ट करेंगे? अब अगर एक पॉइंट दे रखे हैं तो इन पॉइंट्स के बेस पे मैं अगर एरिया फाइंड करना चाहूं तो कैसे आएगा? हाफ इंटू। अब ई को आप क्या करें? डिस्टेंस मोड में लेके आ रहे हो। डिस्टेंस मोड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिस्टेंस की फॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। कैसे? आपके पास 3 पॉइंट्स है तो उनका एक सर्कल बनता है 1 2 3। आपका क्या बनेगा? सर्कल 1 2 3। किस प्रकार से? अगर मैंने x1 लिया तो बाकी का क्या होगा? y2 माइनस y3। आप देखिए 1 2 3 सर्कल कंप्लीट। उसके बाद x2 ले लिया। अब इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, 2 के बाद क्या आएगा? 3 और 3 के बाद 1। अब आपके पास x3 आ गया क्योंकि 1 2 3। 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 2। इस फॉर्मूले से भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब उसके बाद अब जो चौथा जो है वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। वो कैसा है? जिसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और उसको आप सिंपल स्टेयर फॉर्म में भी आप निकाल सकते हो। अब देखो डिटरमिनेंट, अगर हमें किसी का एरिया निकालना हो, अगर तीनों पॉइंट्स दे रखे हो तो उसको कैसे निकालेंगे? ऐसे लिखा, पहले जो पॉइंट वो लिख लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर जाता हूं तो यहाँ पे 1 1 लगा के इसको स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में ले लिया और इसको फिर डिटरमिनेंट इसका निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। सपोज करो अगर आपका जो डिटरमिनेंट 0 आया, उस केस में क्या होगा कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो पॉइंट्स किसी ट्रायंगल के पॉइंट्स नहीं है। वो पॉइंट कौन से हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। वो कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन पर मिलते हैं वो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म नहीं कर सकते।
कब? जब अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है। गॉट इट? इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट मोड में निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं लास्ट स्टेयर मोड की। तो स्टेयर फॉर्मूला है आपका, जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इनको लिखने का ढंग देख लीजिए एक बार। x1 y1, x2 y2, x3 y3। और ध्यान रखना जब स्टेयर फॉर्मूला आप बना रहे हो ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग में होना चाहिए। पूरा सर्किल, एक सर्किट कंप्लीट हो जाए तो यानी कि लास्ट में आपका 1 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब इसको आप करेंगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट में निकालते थे ना, अपर प्रोडक्ट माइनस लोअर प्रोडक्ट, इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसमें क्या करेंगे? लेफ्ट प्रोडक्ट माइनस राइट प्रोडक्ट। कैसे? ये जैसे ये लेफ्ट प्रोडक्ट होगी और ये राइट प्रोडक्ट होगी। लेफ्ट प्रोडक्ट, इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, लेफ्ट प्रोडक्ट माइनस राइट प्रोडक्ट, ये आपको रिलेशन याद रखना है। और इस रिलेशन को जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आपके सामने क्या आएगा फिर बन के? हाफ इंटू, अब इसमें से इसकी अब मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 माइनस x2, अब इसको ना ऐसे लिखो x2 y1। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, x1 y2 या y1 x2। अगर याद रखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, y1 x2। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी बारी, प्लस का साइन, x2 y3 माइनस, अब इसको रिवर्स कर देंगे, क्या आएगा? y2 x3। क्लियर? प्लस में अब कौन सा बच गया आपके पास? ये आ गया x3 y1 माइनस, माइनस क्या करेंगे? x1 y3 या y3 x1। ये आपका फॉर्मूला है, इसका नाम है स्टेयर फॉर्मूला, स्टेयर मेथड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल को अगर एरिया निकालना है तो उस फॉर्मेट से इसमें आप कन्वर्ट करके उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि इन पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ऐसे पॉइंट है जो जनरली क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप डिस्कस करता हूं, सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। अब सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं सेक्शन का मतलब होता क्या है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, अब जो वर्ड सेक्शन है इसका मतलब क्या है? इस सेक्शन वर्ड का मतलब है किसी भी एक टोटल वैल्यू को पार्ट में डिवाइड करना, और ये पार्ट आपके इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट पार्ट भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा पार्ट भी हो सकते हैं। जो छोटा बड़ा पार्ट है या इक्वल पार्ट है उसको यहां पर हम रेशियो काउंट करते हैं, रेशियो में काउंट करते हैं। तो रेशियो के लिए हम जनरली m और n का यूज करते हैं, k1 का यूज करते हैं। तो आप देखिएगा इसको, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है जिसके, अगर मैं सेगमेंट की बात करूं a और b, मैंने कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, यहां पर लिख दिया x1 y1 x2 y2, और यहां मेरा कोई p पॉइंट है जिसके ये पॉइंट है, मुझे यहां से इस रेशो में इसको डिवाइड करना है। तो ऐसे केस के अंदर आपको टोटल 4 यहाँ पे आपके पॉइंट है, इंडिकेटिंग है 1 2 3 4। इन 4 में से आपको कोई भी 3 चीज देगा, वो इन 4 में से कोई 3 चीज देगा, 3 वैल्यूज देगा, आपको फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसका तरीका क्या है? ये आपका पुराना पैटर्न है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या होगा, जो n है, n की तो वैल्यू की जो मल्टीप्लिकेशन के साथ होगी, n की इनके साथ होगी, लेकिन वो कैसे होगा?
पहले x की वैल्यू को लेंगे फिर y की वैल्यू को लेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे केवल x की वैल्यू के साथ इस रेशियो को इंप्लीमेंट करके दिखाना है। तो करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको x2 इंटू एम प्लस x1 n बाय m प्लस n, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी इसको रुको। जो ये डिवीजन है, जो ये सेक्शन है, ये आपका टू टाइप का है। कौन सा? नंबर 1 इंटरनल और नंबर 2 एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क क्या है वो जरा सा एक बार आप देख लीजिएगा। इंटरनल में आपका जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, लेकिन दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। एक ये मेन बात है। और इसको आप डिफाइन करने के लिए आपको जो ये पॉइंट है, ये आपके एंडिंग पॉइंट के बीच में उसको इंप्लीमेंट करना है ताकि उसके अलग अलग पार्ट आप आसानी से कर सके। अब मैं बात करता हूं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल में क्या होगा कि एक वैल्यू आपकी नेगेटिव मिलेगी, एक नेगेटिव मिलेगी, या वो वर्बली आपसे कहेगा एक्सटर्नली इसको डिवाइड करता है। तो मैं एक तो ये तो होगा आपको इंटरनल का एग्जांपल, नेक्स्ट मैं आपको एक्सटर्नल का एग्जांपल दूंगा। तो अगर इंटरनली मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, एक तो ये पार्ट बन गया इसका और एक ये पार्ट बन गया। तो इसको मैंने क्या लिखा था, x2 इंटू एम प्लस x1 n डिवाइडेड बाय m प्लस n। जो अगर इंटरनल है तो यहां पर प्लस आएगा, अगर एक्सटर्नल है तो यहां पर माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। तो y2m प्लस y1n डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको शो करता है कि इंटरनली आपने किसी लाइन सेगमेंट को, किसी पार्ट को आपने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, और जो पॉइंट था, डिवीजन पॉइंट था P, उसके ये वर्टिसेस हैं या ये पॉइंट है x का और y का, ये इस तरह से आएगा। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूं एक्सटर्नल की, तो सपोज करो मैं इसी से आपको एक्सटर्नल बता देता हूं। मेरे पास ये कोई ए बी लाइन है, x1 y1 x2 y2। अब वो क्या कहता है कि एक्सटर्नली ये मतलब डिवाइड करता है mn में, तो वो b को प्रोड्यूस कर रहा है, b को आगे बढ़ा रहा है। कितना आगे बढ़ा रहा है वो स्टेटमेंट बता देगी, लेकिन हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और इसका नाम कुछ भी रख दिया x3 y3। अब ये जो स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, यहां से लेकर यहां तक, ये आपका पूरा B1 हो गया और ये आपका AB1 हो गया। यानी कि एक पार्ट तो ये हुआ और एक पार्ट ये हुआ। जब इसकी रेशियो को देखोगे तो वहां पर आपको माइनस नजर आएगी, तो ये एक मेजर फैक्ट है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इनके बीच का क्या होगा एक्सटर्नल में, x2m माइनस x1n डिवाइड m माइनस n, भाई इतना फर्क है। ये किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर आपने रेशियो में डिवाइड करना है, ये तो है इंटरनल का, इस फॉर्मूले को याद करो और इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आप किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है आपका एक्सटर्नल का, इस फॉर्मूले वैल्यू भरो और उसको निकाल सकते हैं। यहां से मिसिंग कोई भी चीज है आपको मिल जाएगी। ये तो आपके पॉइंट आ गए। अगर पॉइंट दे रखे हो और एक ये वैल्यू दे रखी तो ये भी निकल के आ जाएगी। तो इन चारों में से कोई भी तीन आपको देगा, फोर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इस पॉइंट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन दे रखी है आपको, लाइन डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 3 2 7। अब इसका लाइन सेगमेंट, पहले तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है।
ए बी हमने इसका कोई नाम रख दिया, जिसमें 1 3 एक पॉइंट है और 2 7 सेकंड पॉइंट है। और क्या कहता है कि ये जो लाइन है इसको डिवाइड करती है। कहाँ डिवाइड करती है उसको हम मान लेते हैं, मान लेते हैं पी कोई पॉइंट है एक्स वाई जो इसको डिवाइड करता है। इट मींस यहां से जो मेरे पास इसको सी आप मान ले या कुछ भी मान ले, मर्जी आपकी, ये जो पी पॉइंट है वो इसको डिवाइड करता है। और किस रेशो में मुझे वो भी नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट के रेशो 1। ये हमारी एक स्टैंडर्ड रेशो होती है जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम जनरली ले लेते हैं जब अगर रेशो ना दी गई हो तो हम क्या करेंगे, लेट k/1 इज द रेशो एंड p be the डिवाइडिंग पॉइंट। तो भाई बाई सेक्शन फॉर्मूला अब वो क्या बताता है, वही तरीका दिस वन इंटू दिस वन, यानी कि ये जो वन है उसकी आप किसके साथ करेंगे, इस पार्ट के साथ, के की इस पार्ट के साथ करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर। अब यहां से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट इस पे लाई करेगा, वहां से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे इसको आप करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से x पॉइंट क्या आया, वही तरीका क्या डायरेक्ट कर देता हूं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2k और इसकी इसके साथ 1 इंटू 1 प्लस 1। समझ में आ गया बेटा सबको, डिवाइड बाई k प्लस 1, क्योंकि रेशो का सम करना उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग m प्लस n। ये तो आगे x की वैल्यू, इसी प्रकार से y की वैल्यू हमें निकालनी है। y के लिए क्या था, इसकी इसके साथ, यानी कि 7k प्लस इस a की 3 के साथ, 3 इंटू 1 3, वही k प्लस 1। ये मेरे पास पॉइंट आ गई। लेकिन वो क्या कहता है कि ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है, यानी कि इसका जो पॉइंट होगा और ये पॉइंट एक जैसा ही तो होगा, सेम पॉइंट होगा, तो इसलिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे बिकॉज P lies on the line segment, कौन सा, AB, तो therefore P also lies on given line। अब ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जहां x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू ये दे रखी है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या आएगा, पहले एक बार नजर मार लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं रब करने वाला हूं ऊपर से। अब इस वैल्यू को इसमें भरेंगे, यहाँ पे क्या है 3 और x कितनी ये रखेंगे 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 प्लस y, इसको एज इट इज रखेंगे 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम देखिए, इसको नीचे 1 लगा के पूरा एलसीएम आपका k प्लस 1 आ जाता है। k प्लस 1 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, सिंपल अपर पार्ट रहेगा, तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूं 6k प्लस 3 प्लस, अब इससे भाग करेंगे, डिवाइड करें तो ये आपस में कैंसिल हुआ, तो अपर पार्ट एज इट इज 7k प्लस 3 माइनस, अब 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी 9k प्लस 9, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या होगा 9k माइनस का और ये भी माइनस का इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन में ये इधर तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, दिस वन, ये तो है पॉजिटिव 13k प्लस का है और 9 माइनस का, तो यहाँ से आपका बच गया 4k। गॉट इट। उसके बाद 3 प्लस के है और 9 माइनस के है, तो यहाँ से क्या बच गया -3 और इधर क्या बन गया था 0। अब 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, 4k इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई 3/4, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुई 3:4। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया सबको? उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।